हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में लाइट का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, तो ये टॉपिक अधूरा रह गया था। तो चलिए इसको आज पूरा कर लिया जाए। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना है और किसी माध्यम में कितना है। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही क्या कहते थे? अपवर्तनांक कहते थे। हालांकि ये जो निर्वात के सापेक्ष बोलते हैं इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और यहीं पे एक नया टर्म आया था, सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक किसको कहते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। मतलब कि यदि इसका इतना है तो दूसरे का कितना होगा, ये निकालेंगे भी अभी, और इसमें कुछ फैक्ट भी देखेंगे। सापेक्षिक अपवर्तनांक के लिए यदि हम बात कर ही रहे थे पिछले दिन कि यहाँ पे एक कोई पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक म्यू ए है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक म्यू बी है। बोलेंगे इसका सापेक्षिक अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, म्यू ए बी बराबर म्यू ए बटे म्यू बी। इसका मतलब क्या? म्यू बी। इसका मतलब हुआ कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। इस निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिसके सापेक्ष में रखना है उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो ऐसे भी याद रखिए, जो म्यू से ज़्यादा नज़दीक रहेगा ना उसको ऊपर रखना है। एक तरीके से और भी इसको लिखा जाता है, म्यू यदि ये लिखना चाहिए तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी लिखा जाता है। म्यू ए बी बराबर हो जाता है म्यू ए अपॉन म्यू बी। ठीक है। और कुछ बुक में इसको म्यू से ना लिख करके एन से लिखता है, तो एन के लिए भी यही लिखेंगे, एन ए बी बराबर, एन से भी अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है। पिछले दिन मैंने बताया था आपको, एन ए बी बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन बी। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ए के माध्यम का अपवर्तनांक बी के सापेक्ष में कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला जाएगा, बताइए पानी के सापेक्ष जल का, पानी जल एक ही चीज़ होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। और यहाँ से बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखिए, हमने बताया था पिछले दिन कि वाटर, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 यूज़ करिएगा, और ग्लास का अपवर्तनांक निरपेक्ष के लिए हम लोग ये लिखते हैं, गिलास का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जल के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। जल के सापेक्ष, जल के लिए वाटर, जल के सापेक्ष ग्लास का, पानी बोल रहे हैं बार बार हम, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ऊपर में रखिए जल का, तो 4/3 बटे 3/2, ये इससे गुना हो जाएगा, ये उससे गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है। ये हो गया आपका एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, मैंने जैसा कि बताया था पिछले क्लास में, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ना, वो 1 से छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो वैल्यू 1 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 1 से छोटा। यदि आपको उल्टा पूछा जाता कि भैया बताइए तो जल के ग्लास के सापेक्ष वाटर का कितना होगा अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, म्यू पहले देंगे हम लोग कांच, फिर देंगे पानी। इसका मतलब पहले कांच को ऊपर रखना है। कांच का अपवर्तनांक देखिए कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, 3/2 बटे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक ये 4/3 होता है। ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, ऊपर वाला बड़ा रहता है तो 1 से ज़्यादा मान आता है। इसका मतलब कि हमारा ये जो सापेक्षिक अपवर्तनांक है ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं एक सिंबल लिख रहा हूँ जो अच्छे एग्जाम में भी पूछा जाता है 10th लेवल पे, कि म्यू, यहाँ पे यदि हम एब्सोल्यूट लिख दें, ABS लिख दें, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम नहीं है वो, म्यू ABS मतलब, या म्यू निरपेक्ष लिख दें, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से या तो बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा बात मैंने बताया। अगला देखिए, लेकिन यही रहेगा सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान। यदि ऐसे दे दे म्यू ए बी दे दे,
या फिर ऐसा दे दे म्यू ए बी दे दे, या एन लिख के ए बी दे दे। तो इसका मान जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेसर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। मैंने भी यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ आपको करके दिखाया। अब ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे टीचर्स को छोड़ दिया करते हैं। जो गंदी बात है ये आपके 10th का, आपके सिलेबस का, इसीलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब सापेक्षिक अपवर्तनांक आप समझ गए होंगे, एक के सापेक्ष दूसरा कितना है, ठीक है ना। बस इसी अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या दे देगा, यहाँ पे देखिए, आपको अभी मैंने समझाया कि जब भी सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा वो एक से बड़ा या बराबर हो सकता है, या एक से छोटा और बराबर हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष हमेशा एक से बड़ा ही होगा या एक होगा, मिनिमम एक होगा। एक किसका था, निर्वात का था या हवा का कह लो, है ना। हवा का भी 1.0003 है तो उसको 1 कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव देता है इस टाइप से, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। तो क्वेश्चन रहता है कि म्यू ए बी एस यानी एब्सोल्यूट, 3 वर्ड दे दिया है, या फिर ऐसा मैं हिंदी में लिख देता हूँ, म्यू निरपेक्ष, निरपेक्ष, म्यू निरपेक्ष बटे म्यू सापेक्ष का मान क्या होगा। तो इसका मान हमेशा याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, म्यू निरपेक्ष बटे म्यू सापेक्ष, निरपेक्ष का मान हमेशा क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा, है ना। निरपेक्ष का मान या तो एक से बड़ा रहेगा या एक के बराबर रहेगा। सापेक्ष का मान एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से बराबर भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि म्यू सापेक्ष जो है, म्यू सापेक्ष यदि लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 1 का सिंबल ये होगा, लेस देन 1 है, तो बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यानी निरपेक्ष का मान 1 से कम है, सापेक्ष तो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा रहेगा, तो इसका मान भी 1 या 1 से ज़्यादा आएगा। किस केस के लिए, इस स्पेशल केस के लिए कि म्यू सापेक्ष का मान 1 से यदि कम हो, यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा। और यदि ये उल्टा दे दे, आप समझने की कोशिश करें, मैं बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे को खराब लग रहा होगा कि सर पहले जो बताते थे हंस हंस के वैसे नहीं बता रहे, तो बच्चों ये मजाक वाला टॉपिक है ही नहीं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बस टीचर बताते हैं देखो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, मैंने क्या बताया, निरपेक्ष का मान हमेशा तो 1 से बड़ा ही या बराबर होगा, सापेक्ष का कभी 1 से बड़ा होगा, कभी 1 से छोटा होगा। आपको कहेगा 1 से छोटा होगा तो बटा का मान क्या होगा, अरे भैया इसमें छोटका से भाग देंगे, कभी भी ऊपर बड़ा रहेगा तो 1 से ज़्यादा ही मान आएगा, इसीलिए लिखिए 1 से ज़्यादा मान। और यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं दे सकते इस केस के लिए, क्योंकि हमको कह दिया है कि 1 से छोटा ही है, नीचे में हम 1 से छोटा देंगे तो वो मान 1 से तो बड़ा ही आएगा ना। आप 20 में 20 से छोटे किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना, 20 में 20 से छोटे किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, वो 1 से ज़्यादा ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये उल्टा चलता है थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। बहुत हैवी लेवल का एग्जाम यदि ऑल इंडिया ओलंपियाड में भरते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 10th में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालना भी आपने सीख लिया एक माध्यम के सापेक्ष। अब एक इस पे क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइप का आपका एग्जाम में दे सकता है, सिंपल क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन, और एक इस फॉर्मूला पे आधारित भी ले लेते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आपके लिए मैंने 4 क्वेश्चन लाया है, 1-2 से काम नहीं चल रहा था। चारों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बीच में 2 थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने ले लिया है। क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी 2 लाख मीटर पर सेकेंड है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है तो अपवर्तनांक क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो उसमें प्रकाश की चाल कितना हो। तीसरा कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में क्या होगा, हीरे के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक क्या होगा। चौथा कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक इसका है तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए मैं बारी बारी सबका बताता हूँ। पहले नंबर का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि म्यू क्या होगा, चूंकि म्यू बराबर फॉर्मूला होता है c/v। c का मान तो आप लोगों को पता है 3 × 10⁸, तो लगाइए फॉर्मूला 3 × 10⁸ बटे v का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁸। इससे ये कट जाएगा, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, यानी म्यू का मान आ जाएगा 1.5। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है,
कितना इजी क्वेश्चन था ये, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन। यदि अपवर्तनांक का ऑब्जेक्टिव में दे सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में ये जरूर देता है। अगला है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो हम लोग लिख लेते हैं म्यू का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो 3/2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, v क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू बराबर v c/v। तो हम v को यहाँ ले आए, म्यू को यहाँ ले आए, तो v बराबर c/म्यू भी तो हो सकता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, c का मान होता है 3 × 10⁸ बटे म्यू का मान है 3/2। 3/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 3 दूनी 6/2 × 10⁸ 3 बार में कट जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 नहीं 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, नीचे में 3 रह गया था, ऊपर 2 गया था ना, नीचे में 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। इतना आसान सा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा कह हीरे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो कह रहा है म्यू डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू किसका, डायमंड के रिस्पेक्ट में वाटर का पूछ रहा है। तो लिख दीजिए म्यू डी बटे म्यू डब्लू। म्यू डी का मान मैंने कल बताया था 2.42 होता है, बटे वाटर का कितना होता है, वाटर का भी मैंने देखिए थोड़ी देर पहले आपको मैंने पानी का और कांच का सबका बताया था ना। तो पानी का कितना होता है, पानी का 4/3 होता है, ये 3 यहाँ आ जाएगा क्या, तो 2.42 × 3/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उतना ही आंसर होगा, ठीक है ना। हीरे के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाए। अगला क्वेश्चन है कि ये जो हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ही बताइए। म्यू डी बराबर दिया हुआ है कितना, 2.42। अब आप ही बताइए म्यू बराबर होता क्या, c/v दिया हुआ है। म्यू का मान कितना दिया है, देखिए तो दिया हुआ है 2.42 बराबर c/v। इसको इधर गुना कर दें क्या, तो हमारा c बराबर आ जाएगा v × 2.42। यही इसका अर्थ है। अब बोलिए सर इसका अर्थ तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में इतना गुना है, समझ गए ना, निर्वात की तुलना में इतना गुना है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इतना गुना का मतलब 2.42 गुना है। नहीं समझ पाए, देखिए मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डायमंड का अपवर्तनांक दे दिया है, क्वेश्चन का इसका क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश का निर्वात में चाल बटे प्रकाश का माध्यम में चाल। तो इसको v को उधर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, तो म्यू v बराबर c हो जाएगा ना। तो म्यू इंटू v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू नहीं दिया, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया ना v इंटू म्यू। तो लिखे, इसका मतलब क्या हो, पढ़िए इसको, c बराबर होगा, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम का इतना गुना है, ठीक है ना। तो आप क्या कहिएगा, इसका यही तात्पर्य हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चारों का चारों क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिल सकता है, आपको दर्शन दे सकता है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट से पार्ट पे कि क्या प्रकाश के चाल का अलग अलग माध्यम के अलग अलग अपवर्तनांक पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो वो देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। चलिए अब आ गया हमारे पास नया टॉपिक, अपवर्तनांक एवं वेग यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी। क्या है, आपको क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या, पहले इस चीज़ को समझिए आप। एक ये ब्लॉक है, दूसरा ये ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक है, आपका प्रकाश इससे इसमें चला गया, ठीक है, कुछ बैंड वैंड हुआ, टेढ़ा वेढ़ा हुआ, रीजन होगा कुछ। जब प्रकाश इधर आ रहा था तो ये तो निर्वात में था या हवा में था, अब यहाँ पे आया तो इसका चाल मान लेते हैं v1 हो गया होगा, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक मानते हैं μ1 है। आगे जब इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम b दे देते हैं, ठीक है ना। ये a ब्लॉक है, ये b ब्लॉक है। a में जब प्रकाश गया तो उसका अब a का अपवर्तनांक इतना था, अपवर्तनांक देखिए माध्यम बदल रहा है तो चाल तो बदलेगा, माध्यम बदलने से चाल बदल गया। मानते हैं पहले कुछ भी चाल रहा होगा, अब v1 है इसमें चाल, और इसमें जाता है, इससे इसमें जाता है तो इसका चाल v2 हो जाता है, और अपवर्तनांक इसका बदल जाता है, μ2 हो जाता है। बोले क्या इन दोनों से जो प्रकाश जा रहा है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है?
आपको क्वेश्चन इसका वेग दे करके, इसका वर्तनांक दे के, इसका वर्तनांक दे के इसका वेग पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ ध्यान से देखिए, इसका वर्तनांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बटे v, चूंकि v के जगह v1 है, म्यू के जगह म्यू1 है तो हम लिख सकते हैं। इसका क्या लिखिएगा, तो इसका लिखाएगा म्यू2 बराबर c बटे v2, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब सापेक्षी का वर्तनांक लगा देते हैं, तो म्यू1 बटे म्यू2 बराबर क्या हो जाएगा, c बटे v1, म्यू1 का मान रख दिए, बटे इसका मान रखेंगे c बटे v2 हो जाएगा। ये यहाँ गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा, तो ऐसा आ जाएगा ना, c इंटू v2 बटे v1 इंटू c से c कट जाएगा, v2 बटे v1 बचेगा। बार बार चौक ही टूट जाता है यार। म्यू1 बटे म्यू2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे v2 बटे v1 है, v2 बटे v1 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे एक जादू हो गया। यदि यहाँ देखिएगा, इसके सामने v2 आ गया, इसके सामने v1 आ गया, यानी इसमें जो प्रकाश की चाल होगा इसके बराबर, इसमें प्रकाश की चाल इसके बराबर। आप बस इस रिलेशन को याद रखिए, इससे बहुत आपको फायदा होता है कि म्यू1 बटे म्यू2 बराबर v2 बटे v1 हो जाएगा। यानी एक माध्यम एवं दूसरे माध्यम का वर्तनांक जो होता है उसका अनुपात दूसरे माध्यम और पहले माध्यम के वेग के अनुपात के बराबर में होता है, ठीक है ना। इस रिलेशन से आपको इन तीनों का मान देके ये पूछ सकता है, इन तीनों का मान देके ये पूछ सकता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, ये सबका सब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ है नहीं खास, ठीक है ना। अब अगला है कि अपवर्तनांक में, ध्यान से सुनिएगा, अपवर्तनांक में, और देखिए इससे पहले आप लोग शायद बचपन में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ पढ़े होंगे, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सब पढ़े थे ना, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि प्रकाश को माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं प्रकाश कण के रूप में चलती है। यदि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है तो कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है ना। तो तरंग में यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है ना, इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य या लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा सूचित किया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, 1 सेकेंड में जितना बार ये कंपन करेगा ना, वो उसका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आवृत्ति आ जाएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ध्वनि वाले चैप्टर में, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और कहाँ से, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या सिंपली तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो और यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया था, वापसी यहाँ आने में इसको जितना समय लगाना, इसको हम लोग आवर्त काल कहते हैं, टी कहते हैं। तो आज का हमारा यहाँ का टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, तरंग दैर्ध्य एक तरह का दूरी है, तरंग दैर्ध्य एक तरह का दूरी है, ठीक है। और आवर्त काल जो है, आवर्त काल ये एक तरह का समय है, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी, दूरी के लिए हमारा क्या आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बटे समय के लिए आ जाएगा टी। क्या इस फॉर्मूला को आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन रहता है कि तरंग दैर्ध्य में अपवर्तनांक में क्या संबंध है। बोलिए सर इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। आप जानते होंगे प्रकाश किसी प्रिज्म से टकरा के 7 रंग में बट जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, ये तो आप नहीं जानते होंगे। उस चीज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे समझते हैं। अब हमारा टॉपिक ही है नया वाला, तरंग दैर्ध्य एवं अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ दूर तो भी दिखेगा। देखिए चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, सी बटे वी होता है ना, तो v के जगह क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, v के जगह पे इस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा c बटे v के जगह पे आ जाएगा t बटे लेमडा, सॉरी लेमडा बटे t, t कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो म्यू बराबर आ जाएगा सी टी बटे लेमडा। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला आ गया म्यू और तरंग दैर्ध्य में, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में ये रिलेशन आ गया आपके पास। इस रिलेशन का मतलब आप समझिए, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा का मान घटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है लेमडा के, इसको आप याद रखिएगा।
म्यू क्या है? प्रकाश के गुजरने का चाल का अनुपात ना, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश अपेक्षाकृत कम तेजी से चलेगा। मतलब समझ, देखिए जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश कम चलेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बता रहा है, यदि म्यू ज़्यादा है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। आप ही बताइए प्रकाश ज़्यादा किस में झुकेगा? ज़्यादा झुकेगा जो ज़्यादा सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक शीशा ये है, एक शीशा ये है, इसका अपवर्तनांक जो है ना, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 1 है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं 3 है। तो 1 वाले अपवर्तनांक में ये लाइट आएगा, बस इतना ही झुकेगा, थोड़ा सा निकला। लेकिन म्यू वाले में यदि प्रकाश किरण आता है तो ये बहुत ज़्यादा झुक जाता है, बहुत ज़्यादा झुक जाता है। तो अपवर्तनांक बढ़ने से किरणों का झुकाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये मैजिकल बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए, इससे मैं आपको कुछ चीज़ प्रूफ करवा रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों प्रिज्म में प्रकाश किरण गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, झुकती है, वगैरह वगैरह, क्या है ये सब होता है। तो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको तो मिटाते हैं हम, आप एक बार देख लीजिए। एक टॉपिक और थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये भी अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है कांच का, या यहाँ पे एक अलग चीज़ का कोई ब्लॉक है, इस तरह से प्रकाश गुजरती है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। इसका अपवर्तनांक हमारा μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। इसमें प्रकाश की चाल v1 है, इसमें प्रकाश की चाल v2 है, ठीक है ना। इसका तरंगदैर्घ्य λ1 है, इसका तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो लैम्डा के टर्म में देख लेते हैं क्या कोई रिलेशन आता है क्या? क्योंकि हम लोग जानते हैं μ1 बटे μ2 बराबर क्या होता है? μ1 बटे μ2 बराबर होता है v2 बटे v1। अभी मैंने जस्ट ये प्रूफ करवाया था, μ1 बटे μ2 बराबर v2 बटे v1 होगा। अब देखिए v बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी के लिए लैम्डा बटे समय के लिए हम लोग मान लेते हैं t लगेगा। इसमें हमारा चाल, इसके लिए λ1 लिखेंगे, और v2 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे λ2 लिखेंगे, बटे v1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा λ1 बटे t1। t से t क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया? λ2 बटे λ1। इसका मतलब μ2 बटे μ1 बराबर एक और फॉर्मूला आ गया λ2 बटे λ1। सॉरी, उल्टा लिखा गया, μ1 बटे μ2, μ1 बटे μ2 बराबर λ2 बटे λ1, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा, उल्टा होता है। अब आते हैं मुद्दे पर, प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर अपवर्तन के बाद बोले थे अपवर्तन का नियम, ऐसा कुछ देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में यदि प्रकाश किरण आई है किसी माध्यम से तो ये झुक जाएगी। आपने पढ़ा अपवर्तनांक के डेफिनेशन, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इस तरह से 7 रंगों में बट जाती है। अब आखिर सवाल है, आपने पढ़ा होगा ऊपर में रेड होता है, नीचे में वायलेट होता है, VIV GYOR विविग्योर होता है नीचे से ऊपर की ओर, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लाल रंग कम झुका, बैगनी रंग ज़्यादा झुका? इसका मतलब है जो ज़्यादा झुक रहा है उसका अपवर्तनांक क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। जो ज़्यादा झुक रहा है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, मैंने पहले बताया। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा सघन, ज़्यादा सघन मतलब प्रकाश कम, प्रकाश को जाने में दिक्कत, प्रकाश को जाने में दिक्कत यानी प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो म्यू होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है ना। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है इसीलिए उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल रंग का चूंकि हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसीलिए उसका अपवर्तनांक कम हुआ, कम झुका। और बैगनी रंग का, इसीलिए बताया था मैंने, बस बैगनी रंग का ज़्यादा झुका हुआ मतलब अपवर्तनांक ज़्यादा आया। अपवर्तनांक ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य क्या? कम। इसका मतलब याद रखिएगा, ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो म्यू का मान बढ़ाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिज्म से प्रकाश पास करती है तो लाल रंग का क्या हो ज़्यादा होगा? तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और V रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। उल्टा कर दें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, V का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा।
और प्रकाश की चाल के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए तो चाल भी उल्टा ही रहता है, म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है। तो लाल रंग में प्रकाश आसानी से पास करती है, जबकि बैगनी रंग का प्रकाश स्लो मोशन में पास करती है। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रिज्म में अपवर्तनांक को समझाने का एक तरीका। हालांकि प्रिज्म में अपवर्तनांक, अपवर्तन का बहुत सारा फॉर्मूला सब निकालेंगे प्रिज्म में, प्रिज्म कोण, विचलन कोण अगले चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही प्रिज्म को रहने दीजिए। अब चलते हैं अपवर्तन के नियम पर, चले। तो चलिए अब आ गए हम लोग अपवर्तन के नियम के पास। आपने फिजिक्स में पहला चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन का नियम तो पढ़ा ही होगा। जो परावर्तन का पहला नियम है वही अपवर्तन का पहला नियम है। यहाँ पे थोड़ा फोटो बना लिया जाए, समझने में आसानी होगी। यहाँ भी कोई प्रकाश किरण आई, इसको आपतित किरण कहेंगे। ये इसका अभिलंब है, यहाँ पे थीटा कोण मान लेते हैं, ठीक है ना, या जिसको कोण आई भी आप लोग कहते हैं। थीटा हटाइए, कोण आई लिखते हैं इसके लिए, है ना, कोण आई लिखते हैं। और यहाँ पे प्रकाश किरण क्या होगी, थोड़ा अपवर्तित हो गई, ये बन गया हमारा कोण आर, ठीक है ना। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसका नाम क्या है, आपतित किरण, है ना, इसका नाम है अपवर्तित किरण, ठीक है ना, और ये हमारा अभिलंब है। तो आपतित लिख ही देते हैं, आपतित, है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल का क्या मतलब होता है कि यहाँ से आपतित किरण है तो अपवर्तित किरण, ये सब का सब इसी सरफेस में होगा। ऐसा नहीं कि इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पेन रहता तो समझा देता। समझिए ऐसे, ये कोई हमारा ग्लास है, यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे आई तो अपवर्तन के बाद ना इसी लाइन, जैसे ये आई इसी लाइन में रहेगा। ऐसा नहीं कि आया अपवर्तित होकर इधर से, आपतित किरण इधर है, अपवर्तित किरण उधर चला जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। पिछले चैप्टर में मैंने जैसा बताया था। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम है एक ही तल वाला, है ना, एक ही तल में होंगे। पहला नियम तो आप तो समझ गए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। बेकार सा नियम है। अब सर यहाँ पे आपने स्नेल का नियम क्यों लिख के रखा? स्नेल का नियम है क्या? स्नेल मैंने घोंघा नहीं जी, ये स्नेल साइंटिस्ट है। स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1621 ईस्वी में एक बड़ा लाजवाब सा नियम दिया है इन्होंने। 1621 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव में पूछा, हालांकि जाता नहीं है, कोई बच्चा पूछा था सर कब दिया था, क्या करोगे जान के उसके नियम के बारे में कि कब दिया था, हमको तो नियम से मतलब है। इन्होंने क्या कहा था स्नेल साहब ने, इसके संबंध में, अपवर्तन के संबंध में एक खतरनाक सा बात बताया था। इन्होंने बोला था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होगा, कोई नियतांक होगा। बोलिए ये क्या होता है? ज्या क्या होता है सर? ज्या माने होता है साइन थीटा, ठीक है ना। क्या बोला इन्होंने? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होगा या नियतांक होगा। वो नियतांक म्यू के बराबर में होता है। ज्या मतलब साइन थीटा, अभी साइन थीटा का मतलब भी समझाऊंगा। तो म्यू बराबर इन्होंने फॉर्मूला दिया साइन आई बटे साइन आर, यही है इनका नियम स्नेल साहब का। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल के नियम के अनुसार क्या हुआ कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इसके लिए इसको यदि बढ़िया से लिखा जाए कि यहाँ का अपवर्तनांक यदि हमारा एक जगह का ए है, एक जगह का बी है, यदि ऐसा इसको सापेक्षिक अपवर्तनांक में लीजिएगा कि म्यू ए बी बराबर, तो इसको कह सकते हैं म्यू ए म्यू बी बाय म्यू ए बराबर हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर, यानी इसको कोना कोनी गुना कराइए। म्यू ए साइन थीटा बराबर म्यू ए साइन आई बराबर म्यू बी साइन आर। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है म्यू ए साइन आई बराबर म्यू बी साइन आर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ से आया? यहीं से आया है। आपको कभी कभी दे देगा। अब साइन आई आर का मान देखिए, साइन में एंगल का वैल्यू आप थोड़ा सा जान लीजिए कि साइन यदि 0 डिग्री है तो उसका मान 0, आई मतलब एंगल, साइन मतलब एक अनुपात होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है,
साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस वैल्यू का आप लोग यूज़ करके इस फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। यही है स्नेल का नियम। तो कहेगा स्नेल का नियम क्या है, तो बोलेंगे किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कोई कांस्टेंट होगा, इसी को स्नेल का नियम कहता है, जिसके बारे में 1621 ईस्वी में स्नेल साहब ने बताया था। तो ये आपका अपवर्तन से संबंधित पूरा चीज़ खत्म हो गया। अब कल से हम लोग लेंस में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आज भी देखिए समय पे लाइट ही कट गया, तो कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इतने दिनों के बाद फिर से वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा तो मेहनत करो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट बात में, तब तक के लिए बाय बाय।